हेलो दोस्तों। मैं आपके सामने रविंद्र सिंह आज फिर से जेट 2021 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर आया हूं। दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपकी बायोलॉजी के कुछ जेट के जो क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब तक मैंने आपको जेट 2022, जेट 2023 और जेट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया है। अब आज जो हम देखेंगे जेट 2021 के कुछ क्वेश्चनों को, आइए उनको सोल्व करते हैं। कैसा पेपर रहा है 2021 का बायोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है द्विपद नामांकन संदर्भित करता है। तो दोस्तों जैसे द्विनाम पद्धति आप सभी जानते हैं। द्विनाम जो पद्धति सबसे पहले दी थी वो आप सभी जानते हैं दोस्तों, केरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी। केरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक है, इसके द्वारा द्विनाम पद्धति दी थी। और द्विनाम पद्धति के अंदर दो चीजों को ऐड किया गया है। एक तो जीनस को, एक स्पीसीज को, यानी कि जाति को क्या किया गया है, ऐड किया गया। एक वंश को और एक जाति। कोई भी जो शब्द होगा, पहला शब्द जो होगा वो वंश का बना होगा और दूसरा जो शब्द बना होगा वो किसका बना होगा दोस्तों, जाति का बना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं दोस्तों एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंजीफेरा जो शब्द है किसका रहेगा दोस्तों, वंश का, और इंडिका जो है ये शब्द रहेगा किसका, जाति। तो इस तरीके से द्विनाम पद्धति के अंदर दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो द्विनाम पद्धति का संदर्भ जो प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है एक प्रजाति के दो नाम नहीं हो सकते, एक प्रजाति के विशिष्ट और एक स्थानीय नाम नहीं हो सकता, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द होने चाहिए। कितने शब्द होने चाहिए दोस्तों, दो शब्द होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि एक प्रजाति के, एक प्रजाति किसकी है, जैसे आम की, और इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इस मैंजीफेरा इंडिका के कितने शब्दों से मिलकर बना है, मैंजीफेरा और इंडिका। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 2 में। कुछ संवहनी पौधे जो बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं, वे समूह से संबंधित है। यानी आपको ये बताना है, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम अगर पादप को देखें तो पादप की दो क्वालिटी को हम देख सकते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है क्रिप्टो गैम्स पादप, और दूसरा दिया गया है दोस्तों पेनेरो गैम्स पादप। दोनों में क्या फर्क है, क्रिप्टोगैम्स प्लांटों में ध्यान रखना है दोस्तों, क्या नहीं मिलेंगे आपको, पुष्प नहीं पाए जाते, नहीं मिलते हैं, और उनमें दोस्तों पुष्प उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रिप्टोगैम्स पादपों को 3 भागों में से अपन बांट सकते हैं। जैसे है थेलोफाइट, जिसे हम सेवाल भी कह सकते हैं, यहाँ पर सेवाल को लिया गया। दूसरा है ब्रायोफाइट और तीसरा है टेनोफाइट। तो दोस्तों क्रिप्टोगैम्स इन प्लांटों में थेलोफाइट से सेवाल संवन तक नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए गए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो जाइलम बना था, यानी जाइलम फ्लोएम जिस पादप के अंदर सबसे पहले बने थे, वो कौन सा प्लांट है यहाँ पर दोस्तों, टेरिडोफाइट्स प्लांट। टेरिडोफाइट्स प्लांटों के अंदर ही ध्यान रखना है जाइलम फ्लोएम देखने को मिला। पहली बात तो ये है कि जाइलम फ्लोएम जो जिसके अंदर देखने को मिला वो कौन है, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स प्लांट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फेनोफाइट्स की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार के प्लांट हैं, एक तो है एंजियोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म। एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। देखो तो हम बात कर रहे हैं बस जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं, अनावृत बीजी, और इसमें आते हैं आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब है कि यहाँ पर जो बीज होगा जिसके चारों ओर किसका आवरण नहीं होगा, यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर फल
भित्ति का, या हम इसको कह सकते हैं अंडाशय का आवरण नहीं होता। यानी कहने का मतलब एक सिंपल बीज होता है जिसके ऊपर किसका आवरण नहीं होता है, फल भित्ति का आवरण नहीं होता है। ऐसे प्लांट किनमें जाते हैं दोस्तों, अनावृत बीजी कहलाते हैं, जिनके ऊपर फल भित्ति का आवरण पाया होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि कुछ संवहनी पौधे, क्या दोस्तों ये इनके बाद में जितने भी प्लांट से सारे के सारे कैसे हैं, संवहनी प्लांट हैं। बस इन दो प्लांटों में ध्यान रखना है, जाइलोफ्लोएम नहीं था, टेरिडोफाइट्स में है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या जोड़ा है, ये भी संवहनी है, ये भी संवहनी है और ये भी संवहनी है, लेकिन कोई फल नहीं है। यानी कहने का मतलब उसके ऊपर फल भित्ति का आवरण नहीं होता है, वो फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वो कौन सा रहने वाला है यहाँ पर दोस्तों, अनावृत बीजी रहने वाला है जिम्नोस्पर्म प्लांट रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा प्लांट है यहाँ पर दोस्तों, अनावृत बीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों जो रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, अनावृत बीजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आपसे क्या पूछा गया है कि पहला संवहनी पौधा कौन सा था। अभी मैंने आपको समझाया है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, सबसे पहला संवहनी पौधा जिसके अंदर जाइलोफ्लोएम देखने को मिला था वो कौन से प्लांट थे यहाँ पर, टेरिडोफाइट्स प्लांट। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संलयन का खाने योग्य आपको हिस्सा बताना है। संलयन का आपको क्या बताना है, खाने योग्य हिस्सा बताना है। तो संलयन के अंदर ध्यान रखना, खाने योग्य जो भाग है वो जगड़ा जड़ है, मूसला जड़ है, या तने का रूपांतरित आधार या भूमिगत तना है। तो संलयन एक प्रकार से मूसला जड़ का क्या है, रूपांतरण। किसका जड़ का रूपांतरण है, मूसला जड़ का रूपांतरण। किसका जड़ का प्रकार है, मूसला जड़। क्योंकि मूसला जड़ देखो पहले तो आपको बता दो जो टाइप होते हैं वो 3 ही होते हैं। टैपो सबसे पहले इसको हम मूसला कहते हैं, दूसरा है जगड़ा फाइबर्स टाइप, और तीसरी जो होती है कौन सी होती है, अपस्तानी। कौन सी होती है, अपस्तानी। मूसला जड़ में ध्यान रखना है, ये जैसे बीज है, बीज के अंदर दोस्तों जैसे ये वाला भाग है, ये वाला भाग है मूलांक, और मूलांकों से सबसे पहले जो निकलती है जड़ उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक मूल। और प्राथमिक मूल से निकलने वाली जड़ों को हम कहते हैं द्वितीय मूल। और द्वितीय मूल के अलावा इन जड़ों से अगर एक्स्ट्रा और द्वितीय जड़ में मूल निकल रही है तो वो कहलाएंगे तृतीय। तो इनमें देखो मूसला मूल में स्पष्ट रूप से आपको कौन दिखाई देती है दोस्तों, प्राथमिक मूल स्पष्ट दिखाई देती है। द्वितीय और तृतीय मूल जिन पे विकसित होती है ऐसी जड़ को हम क्या कहते हैं, टैपरूट कहते हैं। और टैपरूट जो होती है वो संलयन में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये पूछ रहा है अपन से क्या कि मूसला जड़ का यहाँ पर रूपांतरण पूछ रहा है, तो यह संलयन इसका क्या है, अच्छा होगा। तो यहाँ पर चुकंदर हो सकता है, संलयन हो सकता है, ये किसके उदाहरण है, सभी मूसला मूल के। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। मक्का या गेहूं में फल का प्रकार है, मक्का गेहूं, और यहाँ पर आप दोस्तों चावल भी लिख सकते हैं। तो मक्का गेहूं और चावल में फल का आपको प्रकार बताना है, तो वो प्रकार है कैरियोप्सिस। फल का जो प्रकार है वो कौन सा है, कैरियोप्सिस टाइप का रहने वाला है। इसका जो आंसर करेक्ट जो रहने वाला है दोस्तों कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, मक्का और गेहूं में यहाँ पर किसका टाइप पूछा गया है, फल का टाइप पूछा गया है, कैरियोप्सिस। आगे चलते हैं, और एक यहाँ पर दोस्तों चावल को भी ऐड कर सकते हैं। तो मक्का गेहूं और चावल में फल का प्रकार बताना है। एक तरीके से कैरियोप्सिस एक प्रकार के अनाज है, एक तरीके से क्या है ये, अनाज है। कैरियोप्सिस को क्या कह सकते हैं, अनाज वाले पौधे कह सकते हैं, जिनमें आपको फल का टाइप बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे हम कहते हैं, देखो प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे हम कहते हैं। तो देखो पहले इसमें समझते हैं प्लूम्यूल क्या है। प्लूम्यूल क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये बीज की संरचना,
बीज की इंटरनल संरचना है। और बीज की इंटरनल संरचना में ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फ्लूयूल। फ्लूयूल का मतलब होता है प्रांतु। क्या मतलब होता है इसका? प्रांतु। और यहाँ पर होता है रेडिकल, इसे कहते हैं मूलांकुर। तो प्रांतु और मूलांकुर जो होते हैं किससे, एक आवरण से क्या होता है, ये जो आपको आवरण दिख रहा है बाहर की तरफ, प्रांतु जिस आवरण से ढका होता है उसे हम कहते हैं क्या? पॉलियोटाइप। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलियोटाइप। और इसे कहते हैं तो ये आवरण जिससे ये ढका होता है, ये आवरण कहलाता है पॉलियोटाइप, कहलाता है पॉलियोटाइप। तो आपसे पूछा गया है कि प्लूम्यूल जो होती है, प्लूम्यूल का मतलब प्रांतु जो होती है वो सूक्ष्म आवरण द्वारा ढकी होती है, सूक्ष्म आवरण है ढका होता है, जिसे हम कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों से? पॉलियोटाइप कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 पॉलियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है राइबोसोम का उत्पादक होता है, यानी राइबोसोम कहाँ बनता है दोस्तों? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोशिका से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं राइबोसोम एक तरीके से प्रोटीन है, और यहाँ पर बोला गया है राइबोसोम का जो उत्पादन है कहाँ से होता है? तो राइबोसोम का जो उत्पादन है वो केंद्र के अंदर जो केंद्रिका होती है सब ज्यादा, उसी के अंदर कौन बनकर निकलते हैं? राइबोसोम बनकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केंद्रिका नहीं दे रखा, लेकिन केंद्रिका होती किसमें है दोस्तों? केंद्र के अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? केंद्र। कि केंद्र के अंदर ही दोनों होते हैं, केंद्र सेल है, सेल के अंदर केंद्र है, केंद्र के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर कौन बनते हैं? आपके राइबोसोम देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का द्रव्य मॉडल प्रस्तावित किया था। देखो कोशिका झिल्ली के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग मॉडल को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक सबसे फेमस है मॉडल रहा है जिसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल रहा है? तरल या द्रव मोज़ेक मॉडल जिसे हम कहते हैं। वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर बोला गया है कि कोशिका झिल्ली का द्रव मॉडल जो प्रस्तुत किया था, तो वो क्या था? यहाँ पर सबसे फेमस जो वैज्ञानिक है ये सिंगर है निकोलसन। इन्होंने सबसे पहले कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसे हम गुलाब जामुन मॉडल के नाम से जान सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अंतर प्रद्रवी जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक क्या कहते हैं? रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं दोस्तों? ईआर कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो केंद्र है, इस केंद्र के बाहर की तरफ ये कौन पाए जाते हैं? ईआर संरचनाएं पाई जाती है। दो सतह पाई जाती है, जिसके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? RER कहते हैं, RER कहते हैं। और जिस सतह पर राइबोसोम के कण होते हैं हम उसे SER कहते हैं। RER में जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होगा? संश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और इसके अंदर ध्यान रखना है वसा और स्टेज रोल का क्या होता है? तो संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि अंतर्गर्भ जालिका के साथ निरंतर है, तो इसके साथ कौन है? किसके साथ निरंतर है? गोल्जी बॉडी के साथ, केंद्र की भित्ति के साथ। देखो ये केंद्र की जो झिल्ली है, भित्ति है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? आपका ईआर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है उसमें कौन सा रहने वाला है? केंद्र की भित्ति के साथ ईआर क्या है यहाँ पर? अटैच है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है उसको भी देखें दोस्तों। जैसे ये मैंने बनाई दो कोशिकाएं, देखिए वहां पर, और एक कोशिका वहां पर बनाई। ये लीजिए, दो कोशिकाएं। इसका जो दर्द है ये दर्द, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका झिल्ली, और ये इसका है जीव दर्द। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पदार्थ है, देखो यहाँ वाला,
यहाँ पर एक सूक्ष्म नलिका जो छिद्र दिख रहा है, छोटा सा गैप के छिद्र से नलिका को, सूक्ष्म नलिका को, सूक्ष्म नलिका को, ये से एक छिद्र भी बोल सकते हो आप लोग, पाया जाता है। इनके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में, कोशिका भित्ति पर दो कोशिकाओं के बीच में छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिनसे क्या होता है ये जीव द्रव्य का यहाँ पर इधर से उधर आदान हो सकता है। जिस छिद्र के माध्यम से जीव द्रव्य का इधर से उधर आदान प्रदान होता है, उन छिद्रों को हम प्लाज्मा बेस मेटा कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है, देखो यहाँ पर आसन कोशिकाओं के बीच संबंध, यानी दो आसन कोशिका है, दोनों कोशिकाओं के बीच का जो संबंध है, इसका इस कोशिका के बीच में पदार्थों का जो संबंध रखता है वो कौन सा छिद्र रखता है यहाँ पर। इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा दोस्तों कौन सा जाएगा, आसन कोशिकाओं के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जड़ का दबाव किसके कारण होता है, जड़ का दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जड़ के अंदर जो दबाव है दोस्तों वो अवशोषण के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, सक्रिय अवशोषण के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। जितनी ज्यादा जड़ सक्रिय होगी उतना ही जड़ के अंदर दबाव बनेगा और जल जो है वो तने से पत्तियों तक पहुंचेगा। उसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। जेड 2022 के 21 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आइए इनको देखते हैं। हाँ, हम दोस्तों थे जड़ का दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है सक्रिय अवशोषण, कौन सा रहने वाला है दोस्तों, सक्रिय अवशोषण के कारण दबाव बनता है, जिससे पानी तने से पत्तियों तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पौधों में स्टोमेटा खुलने का कारण क्या है। स्टोमेटा का मतलब होता है जो पौधे के अंदर जो रंध्र होते हैं, वो रंध्र खुलने का कारण क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। स्टोमेटा मतलब रंध्र। देखो ये जो कोशिका है इनको बोलते हैं हम रक्षक कोशिका, कौन सी कोशिका कहते हैं, रक्षक कोशिका। ये होता है यहाँ पर रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में ध्यान रखना है ये रंध्र तभी खुलेगा धीरे समय तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और जो रोटेन होता है वही रक्षक कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रक्षक तो कोशिका है ये फूल जाती है, इनकी आकृति जो होती है वो स्फीत हो जाती है। फूलने से क्या खुलेंगे, रंध्र खुलेंगे, खोलने से क्या खुलेंगे, रंध्र। जिसमें सबसे ज्यादा जो आयन मदद करता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आयन मदद करता है, पोटेशियम आयन क्या करता है यहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोटेशियम आयनों का यहाँ पर क्या रहने वाला है दोस्तों, सहयोग रहने वाला है। पोटेशियम आयन के कारण ही ध्यान रखना है ये रंध्र क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं दोस्तों। स्त्री कैंसर या जायान, स्त्री कैंसर या जिसे हम जायान कहते हैं, स्त्री कैंसर या जायान, या इसे हम गायनोसिन कहते हैं, इसे हम गायनोसिन कहते हैं। गायनोसिन का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है, यानी आपको स्त्री कैंसर का वो भाग बताना है जो परागकणों को क्या करे, ग्रहण करे। यहाँ पर यहाँ पर जो संरचना रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, इस बात को हम कहते हैं वर्तिका।
यानी स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं वर्तिका, और ये होता है अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवे। तो यहाँ पर देखो ये होता है प्राप्तोस, जिसे हम एंथर कहते हैं, एंथर। यहाँ से प्राप्त जो है किस पे गिरेंगे, वर्तिका पे। तो अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इस तरीके से, जायन का हिस्सा इस तरीके से, ये जायन जैसे हम जायन कहते हैं कि ये प्राव कि ये ग्रहण करने वाली जो संरचना उसका नाम बताना है, तो वो संरचना कौन रहने वाली है, कौन सी रहने वाली है, वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है? बिना निषेचन जो फल बन जाता है उस प्रक्रिया को हम पार्थेनोकॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना निषेचन या बिना एसेंटेशन से कहते हैं, बिना निषेचन की यहाँ पर अगर फल बन जाए तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना निषेचन फल का विकास हो रहा है तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा पार्थेनोफोर। बिना निषेचन की प्रक्रिया से ध्यान रखना है अगर फल का विकास हो रहा है, जैसे केला, पपीता, इनकी बात करें तो इनमें बिना निषेचन के ध्यान रखना क्या बन जाते हैं, फल का विकास हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोफोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? एक युग्मक में युग्मक एक बार उदाहरण से अपन लेते हैं, एक तो है जैसे अंडा और दोनों ही युग्मक, इसी युग्मक को ले लीजिए, उससे समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एक युग्मक में लेकिन इससे कौन सी संरचना होती है? एक जीन के दोनों एलील होते हैं, एक जीन का केवल एक एलील होता है। देखो यहाँ एक जीन का केवल एक ही क्या होगा, एलील होगा इसके अंदर, यानी केवल फीमेल का है तो इसके अंदर फीमेल के ही क्या होंगे, जीन होंगे। ठीक है, एक फीमेल भी क्या हो सकता है, जीन हो सकता है इसी के अंदर। ठीक है, इसी के क्या हो सकता है, जीन हो सकता है। इस युग्मक के जीन अलग होंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीन का केवल एक ही है, जीन का केवल यहाँ पर क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलता है 16। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब वर्ण जुड़े होते हैं, माता पिता शुद्ध प्रजनक है, मोनोहाइब्रिड अनुपात दो प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है, नहीं विपरीत पात्रों की पहली जोड़ी अन्य जोड़ियों पर निर्भर है। नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका जो रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है माता पिता शुद्ध प्रजनक होने चाहिए, एकदम शुद्ध होने चाहिए, तभी उनकी संतति एकदम आपको शुद्ध प्राप्त हो, तभी वो मेंडल का नियम को वो फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में। किसने साबित किया कि डीएनए बुनियाद आनुवंशिक सामग्री? किसने साबित किया कि डीएनए बुनियाद आनुवंशिक सामग्री है? यानी कहने का मतलब कुल मिला के इसका शॉर्ट टर्म्स में इसको बोले तो ये पूछ रहा है कि आनुवंशिक खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हर्ष और चेस ने आनुवंशिक पदार्थ को क्या करते थे, खोज करते थे, हर्ष और चेस। आगे तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, कौन सा रहने वाला है, हर्ष और चेस। तो ध्यान रखना है फ्रेडरिक इन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज करना शुरू किया था चूहे पर। वाटसन एंड क्रिक ने, ध्यान रखना है, क्रिक ने डीएनए का द्विपदल मॉडल को प्रस्तुत किया था। सटर एंड बेवरी ने, ध्यान रखना है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लेकिन यहाँ पर खोज करके बता देते हैं वो कौन थे, हर्ष और चेस। इसके लिए उन लोगों ने एक तो इकोलाई बैक्टीरिया का चयन किया और इकोलाई बैक्टीरिया को किससे संक्रमित करवाया, जीवाणु भोजी से। किससे संक्रमित करवाया, जीवाणु भोजी से क्या करवाया, जीवाणु भोजी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर वायरस है और ये कौन है, जीवाणु। तो आज के टाइम में गंगा नदी को सबसे ज्यादा साफ करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है जीवाणु भोजी का, बैक्टीरिया बेस का उपयोग किया जा रहा है। इसके इस प्रयोग से हमें सिद्ध हुआ था कि वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है, क्योंकि ये जब संक्रमण करता है तो अपने डीएनए को कहां छोड़ देता है, इस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है। इसकी पुष्टि किसने की थी, हर्ष और चेस ने की थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। ओपेरॉन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ओपेरिन, ध्यान रखना है, यहाँ पर बैक्टीरिया जीवाणु में लैक्टोज की एक प्रक्रिया है, इसको प्रतिपादित करता है ये जीन।
इस जीन में RIO ऐसे कुछ जीन पाए जाते हैं जिनको हम ZYABG कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है जिसे हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर जीन कहते हैं, इनहिबिटर जो है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन भी कह सकते हैं, रेगुलेटर। ये जो जीन होता है ये किसको बनाता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये mRNA का बनाता है। ये जो भाग है किसको बनाता है, mRNA को बनाता है। mRNA क्या करता है, विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है। किसको बनाता है, प्रोटीन। विशेष प्रकार की किसको बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो आपसे देखो यहाँ पर शॉर्ट में पूछा हुआ क्या है कि ऑपरेंट का वह जीन, ऑपरेंट का वह जीन जो प्रतिकारक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये प्रतिकारक जो प्रोटीन है इसका संश्लेषण कौन करता है, तो वो कौन करता है, रेगुलेटर जीन। कौन करता है दोस्तों, रेगुलेटर जीन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक कपास इसका एक उदाहरण है, कपास इसका एक उदाहरण है। कपास पत्ता फाइबर का है, सतह फाइबर का है। तो कपास जो है वो किसका उदाहरण है, यहाँ पे सतह फाइबर का क्या है, किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, बीज, फल और पत्तियां, बीज, फल और इन पत्तियों से ही ध्यान रखना इनकी उत्पत्ति होती है फाइबर से। जैसे आपने देखा होगा नारियल, नारियल, तो नारियल की जो जटा है वो वैसे है, जो नारियल की जो जटा है वो वैसे है, वो भी क्या है, एक तरीके से सतह फाइबर है, जो बीज, फल और पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, तो किसी की सतह पर अगर रेसे निकल रहे हैं या रेसे बन रहे हैं, हम उसको कहते हैं सतह फाइबर। और ऐसी कंडीशन किनमें देखने को मिलती है, नारियल में, कपास में। ये सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल और कपास। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल कौन सी है, जो इंस्टेंट आपको ऊर्जा देती है, जो सबसे सस्ती भी पड़ती है, ठीक है, और जिसे कोई भी इंसान जल्दी खरीद सकता है, आराम से उसे ले भी सकता है, खा भी सकता है, इंस्टेंट ऊर्जा को प्राप्त कर भी सकता है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट ऊर्जा देने वाला जो है फल है कौन सा, केला। केले के अंदर ध्यान रखना है, वो तेजी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे आपको जल्दी ही क्या मिलती है, इंस्टेंट ऊर्जा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, लाइकोपर्सिक एस्कुलेटम। ये लाइकोपर्सिक एस्कुलेटम क्या, ये एक तरीके से टमाटर का प्रोटीन है। तो ये टमाटर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, टमाटर के बारे में बात कर रहा है। तो टमाटर में सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पर रसायन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को शो करता है, विटामिन सी को क्या करता है, ये शो करता है। विटामिन बी को, सी को क्या करता है, शो करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज कितनी। तो यहाँ पर सुसंस्कृत कपास की जो स्पीसीज है वो रहने वाली है कितनी दोस्तों, यहाँ पर कितने रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर 3 रहने वाली है। कितने रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर 3 रहने वाली। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 23 में, एक मिनट रुकना यहाँ पर दोस्तों, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज पूछी। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से किस्में हैं, पर वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर H6 है, H8 है, HA है, ये सब गुजरात की किस्में हैं। कौन सी किस्में हैं, तमिलनाडु की भी कुछ फेमस किस्में हैं, तमिलनाडु की भी कुछ फेमस किस्में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ना होकर इसका आंसर जो करेक्ट रहने वाला है तो क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला। क्या रहने वाला है, 4 इसका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सुसंस्कृत कपास की कुछ स्पीसीज पूछी गई, उनका आंसर जो करेक्ट रहने वाला है रहने वाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक टेरामाइसिन जो है, ये टेरामाइसिन ज्यादातर पशुओं को दी जाने वाली एक प्रकार से रसायन यानी कि दवाई है। ये ज्यादातर किनको दी जाती है, पशुओं को दी जाती है, गाय भैंस को इनको दी जाती है। तो टेरामाइसिन जो प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रोमासस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिलस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुएलिस से, वेनिजुएलिस से। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला है, रिमार्स। यहाँ पे इसको थोड़ा सही करना होगा,
रिमार्स, इसमें क्या लिखा गया, रिमार्स सही लिखा है थोड़ा। इसका करेक्ट जो आंसर है ये बैक्टीरिया रहने वाला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा, रिमार्स, ये बैक्टीरिया जिनसे हम एंटीबायोटिक ग्रेनुलेशन को प्राप्त करते हैं। पशुओं के लिए क्या बनाई जाती है, इससे दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, इससे दवाइयां बनाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता है। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो पहले यहाँ पर ट्रांसजेनिक जो फसल रहने वाली है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा रहने वाला है, तंबाकू। तंबाकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सुडोमाइसिन रूब्रिलिनस, यानी यहाँ पर कहने का मतलब लाल पिगमेंटेंस, लाल पिगमेंटेंस को उत्पन्न करने वाला, लाल पिगमेंट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल पिगमेंट को उत्पन्न करने वाला। ये ज्यादातर जो सुडोमोनास रूबिलेंस है, ये ज्यादातर प्लांटों में ही रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य में रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर जो लाल है, जो लाल है, ये लाल पिगमेंटेंस को जो उत्पन्न करता है, बीमारी को जो उत्पन्न करता है, किसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है गन्ने में। किसमें उत्पन्न होती है दोस्तों, गन्ने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, कौन सा रहने वाला है, गन्ने। लाल धारी वाली बीमारी का कारण होता है, तो लाल धारी वाली बीमारी जो सुडोमोनास रूबिलेंस के कारण होता है, ये किसके कारण हो रहा है, जीवाणु के कारण हो रहा है। किसमें हो रहा है, गन्ने में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है अमीबा को, अमीबा का पोषण आपको बताना था। तो यहाँ पर अमीबा का जो पोषण है कौन सा रहने वाला है, होलोजोइक रहने वाला है, या होलोफाइटिक रहने वाला है, या परजीवी रहने वाला है, या कौन सा रहने वाला है। देखो इसको फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं, या होलोजाइगस बोल देगा, यहाँ पे इसको फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी जो अमीबा होता है वो क्या करता है भोजन को, एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर है बाहर की तरफ छोड़ना। ये अपने कूटपादों के द्वारा क्या करता है, कूटपादों के द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं होलोजोइक या फेगोसाइटोसिस। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है केचुए में क्लाइटेलम, केचुए में क्लाइटेलम में खंड सम्मिलित है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 14, 15 और 16 खंड मिलकर क्या बनाते हैं, क्लाइटेलम क्षेत्र बनाते हैं। और क्लाइटेलम जो क्षेत्र होता है, इसमें कुछ 14 खंड आता है, 15 खंड आता है, 16 खंड आता है। इसमें क्या बनते हैं, कोकून बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, कोकून। और कोकून के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, अंडे होते हैं। क्या होते हैं, अंडों से क्या निकलते हैं, क्या निकलते हैं, एक अंडे से कितना कितना निकलेगा, और देखिए निकलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण जो पद्धति है वो किस पर आधारित है। प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो व्यक्तिवृत्त पे, फिलोजेनिक पे, आकारिक पे। फिलोजेनिक और आकारिक, तो यहाँ पे फिलोजेनिक और आकारिक दोनों के ऊपर ही क्या है, प्राकृतिक प्रणाली दी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में मेटामेरिज्म में किस फाइलम की विशेषता है। तो मेटामेरिज्म में यहाँ पर दोस्तों किसकी विशेषता रहने वाली है, ओरिफेरा की रहने वाली है, एनीलिडा की रहने वाली है, प्लेटिहेल्मिन्थस की रहने वाली है, या फिर आपकी मोलास्का की रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका मेटामेरिज्म जो फाइलम की विशेषता है वो किसकी रहने वाली है, एनीलिडा की रहने वाली। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 30 में पानी संबंधी प्रणाली किसमें पाई जाती है। देखो वाटर वाली यानी संबंधी प्रणाली केवल किसमें मिलती है, ओरिफेरा में मिलती है, स्लेंटेटा में मिलती है, प्लेटिहेल्मिन्थस में मिलती है, ये काइनोडर्मेटा में मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, काइनोडर्मेटा के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि काइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं वो सूंड में, कॉलर में और कुछ में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, दड़ में विभक्त होते हैं सभी। इसका बाद में अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 31। उत्तक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, यानी आपसे इससे पहले जो जेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन था, और यहाँ पर पूछ रहा है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला कौन है, तो वो है टेंडन। टेंडन का मतलब होता है, टेंडन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो कंडरा जो है जिसे हम टेंडन कहते हैं, टेंडन जो होता है
वो हड्डी को और मांसपेशी को क्या करता है, जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशी, ये कहने का मतलब ये इसके ऊपर जो मांस पाया जाता है ये हड्डी। इन दोनों को यहाँ से जोड़ने वाला कौन होता है, टेंडन होता है। ये है मांसपेशी और ये है बोन। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों कंडरम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है खपरा बीटल किसका कीट है। खपरा जो बीटल आपसे पूछेंगे, आप जानते हैं खपरा बीटल किसका कीट है। तो अंकुर का कीट है, या खड़ी फसल का कीट है, या बेल का कीट है, या संदिग्ध अनाज का कीट है। तो खपरा जो है वो ज्यादातर अनाज के कीट, कैसे कीट होते हैं दोस्तों, अनाज के अंदर पाए जाने वाले कीट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों जो आएगा कौन सा आएगा, संदिग्ध अनाज। तो आप लोग घरों के अंदर जो भंडारित करते हैं अनाज को जो रखते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा कौन लगता है, खपरा बीटल लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 33, कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है। तो कपास बोलवर्म के रूप में सबसे ज्यादा जो कार्य करने वाला है दोस्तों, वो करने वाला है यहाँ पर ट्राइकोग्रामा। इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्राइकोग्रामा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है, निमेटोड जो अल्सर बनाता है। निमेटोड आपको पता है कौन होते हैं, सूत्रकृमि। आप खुद ही देख लीजिए ना यहाँ पे सूत्रकृमि की कौन सा भाग अल्सर को उत्पन्न करता है। तो वो जो उत्पन्न करता है दोस्तों, वो करता है कौन, हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा की दो प्रजाति आपको पता है कौन कौन सी, हेटेरोडेरा एवेनी, हेटेरोडेरा मेजर। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है तो हेटेरो रहने वाला है, तो अल्सर को उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किसका विशाल मधुमक्खी कहा जाता है। किसे विशाल मधुमक्खी कहा जाता है, बड़ी मधुमक्खी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एपिस डोरसेटा है, जो पहला ऑप्शन ही है, वो सबसे बड़ी क्या रहने वाली है यहाँ पर मधुमक्खी रहने वाली। तो यहाँ पर जो विशाल मधुमक्खी है वो कौन सी है, एपिस डोरसेटा। एपिस मेलिफेरा इंडिका को हम वैसे ही पालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या देती है, हमें शहद देती है। तो शहद के लिए पालने की मधुमक्खियां हो गई, ये किसी का टिकती नहीं, इधर से उधर उड़ती रहती है, कम शहद देते हैं, इसको पालते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, टिड्डी कहाँ अंडे देती है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जेठ 2000 इसका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला है, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के ऊपर भी नहीं, पत्ती पर भी नहीं, पौधों पर भी नहीं देगा। तो जो अंडे देगा, तो टिड्डी कहाँ अंडे देगी, मिट्टी के अंदर अंडे देती है, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो रक्त जमावट की 3 प्रक्रिया है। रक्त जमावट की कितनी प्रक्रिया है, 3 प्रोसेस है। रक्त जमावट का मतलब है रक्त का स्कंदन जो होता है, स्कंदन वो 3 चरणों में ही होता है। कितने चरणों में होता है, 3। यहाँ पर जो रक्त का फाइब्रिनोजन नामक एक जो प्रोटीन है, ये फाइबर को बनाती है, फाइब्रिन को बनाती है। फाइब्रिन क्या होते हैं, वेसल होते हैं, और ये किससे एक्टिव होती है, ये थ्रोम्बिन से क्या होती है, एक्टिव होने वाली प्रोटीन, थ्रोम्बिन से एक्टिव होने वाली प्रोटीन है। ये इसको एक्टिव करेगा, इससे ये बनाएगा, और ये रेसे जो है वो कटे हुए भाग पर, जैसे ये भाग कटे हुए भाग पर रेसे जमा होंगे, इसके रक्त का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं रक्त स्खलन। वो कितने चरणों में होता है, तो दोस्तों वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में। अगला क्वेश्चन है 37, लगभग 70% शिव को रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया, एक तरीके से ये अशुद्ध रक्त है, 70% के रूप में हम बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, कि 40 शुक्राणुओं को बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणुनाशक की आवश्यकता होगी। तो परीक्षा को शोध में आप क्या है, यहाँ पर हम वो 40 शुक्राणु, तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर मेट्रो जो गोनिया या गोनियम जो सेल है वो क्या करेगी, सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करके यानी माइटोसिस विभाजन करके यहाँ पर कितनी कोशिका बनाएगी, तो एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे,
और ये बड़ी होकर कितनी कोशिकाएं बनाएंगे? दो। इनमें जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? मियोसिस होगा। कौन सा होगा? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इससे दोनों के दोनों एग्निक हो जाएगी कोशिकाएं। फिर इनमें भी मियोसिस सेकंड विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस सेकंड, जिनके अंदर कितनी टोटल 4 एग्निक क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड बन जाएंगे। कितने स्पर्मेटिड बन गए? यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड बन गए। और इन्हीं ये रूपांतरित होकर धीरे धीरे क्या बना लेंगे? यहाँ पर शुक्राणु का एकत्र करेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है? 40 शुक्राणुओं को बनाने के लिए 40 शुक्राणुओं को बनाने के लिए यहाँ पर शुक्राणुनाशक की कितनी की आवश्यकता होगी? माध्यिक शुक्राणुनाशक की आवश्यकता होगी। तो ये तो माध्यिक पूछा है, बीच में से पूछा गया। तो वो कितनी की आवश्यकता होगी दोस्तों? यहाँ पर 20 की क्या होगी आवश्यकता? कितने माध्यम की आवश्यकता होगी दोस्तों? यहाँ पर 20 की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा क्या कहलाता है? स्तनधारी शुक्राणु का मध्य टुकड़ा क्या कहलाता है? तो जो शुक्राणु होता है दोस्तों, जो शुक्राणु है दोस्तों, उस शुक्राणु पे ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसे हम मध्य भाग कहते हैं। ये बीच में एक बड़ा केंद्र होता है, इसे हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। एक्ट्रोसोम जो गोलिका इससे बनता है, किससे बनता है दोस्तों? गोलिका। ये केंद्रक है, इसमें केंद्रक है। इस भाग को हम शीर्ष भाग कहते हैं, इस भाग को हम कुछ भाग कहते हैं। तो यहाँ पर इस भाग के अंदर कौन बनता है? क्योंकि शुक्राणु को गति देने वाला कौन होता है? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या देता है? ऊर्जा देता है। और कुछ क्या करती है? इसको गति और दिशा देती है। क्या देती है दोस्तों? गति और दिशा। कौन देगा? पूछ देगी। इसको ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से भाग में होता है? मध्य भाग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर लेने वाला स्तनधारी शुक्राणु का मध्य भाग में टुकड़ा माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल, नाभिकीय माइटोकॉन्ड्रिया, केवल सेंट्रियोल, ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया। तो केवल इस भाग में कौन मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने जेट 2021 के 40 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप ज्यादा क्वेश्चनों को एक बार देख के जाएं, आपको जिससे पता रहे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जेट में। 2021 का पेपर देखो तो थोड़ा अलग आपको मिलेगा, थोड़ा हल्का मॉडरेट मिलेगा। 22 को देखो तो भी हल्का मॉडरेट मिलेगा, लेकिन 23-24 के पेपर को देखोगे तो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर बनाया हुआ। तो दोस्तों 2025 के जो पेपर बनने वाले हैं वो भी थोड़े से कैसे बनने वाले हैं? अच्छे और मॉडरेट बनने वाले हैं। तो तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए।